चलिए जी, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट वन सेकेंड, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई को या फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को या रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इफेक्ट करते हैं। फिर से आपने हैंड रेस ही करना है। ईलू जी बताइए जी, सबसे पहले ईलू जी ने हैंड रेस किया है। मैम लेफ्ट हो गया इलू। ये लड़का था या लड़की थी? चलो जी, ईलू जी लेफ्ट हो गया, तो कोई और जो इस क्वेश्चन को बताने में इंटरेस्टेड हो आयुष जी के अलावा। मैम क्वेश्चन कौन सा है? निगम जी पिछली बार भी आप यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, अभी भी यही। मैम मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, अभी अभी ज्वाइन किया है ना। ओके जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एल्वेलाई के स्ट्रक्चर को या फिर कह लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इफेक्ट करते हैं? मैंने बताऊं मैम मैं? उसकी एल्वेलाई की एक बार निगम जी को आंसर देने दीजिए, बताएं निगम जी। एक आप मैम बता दीजिए, थिकनेस अगला ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। हेलो Okay, मैम नमस्ते। किस हिसाब से थिकनेस वो ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। एक मिनट निगम जी, किस अकॉर्डिंग वो उसको क्या बोलते हैं इफेक्ट करता है? नमस्ते मैम। नमस्ते दीपांशु जी। मैम कौन सा? कि ठीक है, आपने पहला थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो आपने नाम लिया, वो किस Yes, sir. हिसाब से, किस अकॉर्डिंग उसको इफेक्ट करता है? जैसे मैम अगर जैसे वो मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें अपने ऐसे लंग्स में उस एल्वोलाई की 3 मेम्ब्रेन होती है मैम। पर वो मोटी हो जाएंगी तो मैम मतलब वो गैसेस का वो नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन है वो जल्दी जल्दी नहीं मिल पाएगी और हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। निगम जी तो आप उसको प्रॉपर तरीके से बताइए, जैसे सलीके से मैंने बताया था कि मैम अगर थिकनेस जो है इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमारा डिक्रीज करेगा। चलो मनीषा, नेक्स्ट फैक्टर आप बताइए। मनीषा आवाज आ रही है? यस मैम। नेक्स्ट फैक्टर आप बताइए। थिकनेस वाले को तो हमें निगम जी ने एक्सप्लेन कर दिया, अगला फैक्टर आप बताइए। आयुष जी चीटिंग नहीं है यार प्लीज, अच्छे बच्चे आप क्लास के। मैम तीसरा पार्सल प्लेसर हो जाएगा फिर। यार बहुत ही खराब लोग हो तुम फिर तो मैं से बताओगे तो। यस मैम। यस मैम नहीं होता मनीषा जी, आप बताने वाले थे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं और कितने फिशर्स होते हैं? लेफ्ट लंग में कौन बताएगा? मैम लेफ्ट लंग में मैम 3 वो 3 होते हैं और 2 3 होते हैं right मैम, 3 लोब्स। लेफ्ट लंग में 3 लोब्स होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना? Yes, ma'am. मैम लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं मैम, 2 लोब्स और राइट में 3 होते हैं। हाँ जी निगम जी। और मैम फिशर निगम कौन नहीं, सा होता है? आयुष है। अच्छा, आयुष सॉरी। और फिशर, फिशर कौन सा होता है? ऐसे सरप्राइज हो रहे जैसे मैंने पढ़ाया ही नहीं तुम लोग को। मैम लंग्स तो 2 मतलब 3 होते हैं ना, और लेफ्ट में 2 मतलब 2 जगह से कटे वो होते हैं, वो डिवाइडेड। राइट में 3 टाइप से डिवाइडर होते हैं। मैंने आपसे पूछा कि जो, रुको मैं अब तुम्हें समझाती हूँ। जैसे हमारी जो ये लंग्स है, ठीक है, तुमने पूछा, मैम बोला इसमें मैम लोब्स 2 है, ठीक है। लोब्स हमने 2 है मतलब कैसे, एक ऊपर लोब एक नीचे लोब, ठीक है। मैंने पूछा फिशर कौन से हैं, तो जो वो लोब्स बना रही है ना उस पर्टिकुलर लाइन को हम फिशर कह रहे थे। तो वो अच्छा। कौन सा फिशर है लेफ्ट में? बोलो बोलो। मैम लेफ्ट फिर एक हो जाएगा उसमें राइट। ये नहीं पता लेफ्ट जी, में 2 कोई हो बात जाएंगे। नहीं आयुष। लेफ्ट हाँ में जी, मैम 2 लेफ्ट में है। आपने बिल्कुल सही कहा, 2 हो जाएंगे। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर कि मैम फिशर हमारे पास ऑब्लिक फिशर होगा। एक ही फिशर है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, ये रहा ऑब्लिक फिशर। यहाँ पे 2 होते हैं, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक दोनों। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। हम लोगों ने कंप्लीट किया था, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, बट आज की क्लास के लिए मैं आपको यहीं से स्टार्ट करवाऊंगी जहां पे मैंने आपको एंड किया था, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा जो नोट्स बने हुए हैं उनको देखेंगे, बट एक्चुअल चीज जो आपको मैं समझाऊंगी वो समझाऊंगी मैं अपने हिसाब से। मैंने देख लेती हूँ, मैं पहले अपना हिसाब वाला ही समझा दूंगी आपको। देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था कि हमारे पास 2 टाइप्स के मसल्स थे, राइट? कौन कौन से मसल्स थे हमारे पास? मैम एक तो ये डायफ्राम वो मसल्स होती है, और एक कार्डियक मसल। और दूसरा कार्डियक मसल।
तो रिसेट है। गिड़ी कर रहे हो तुम लोग। दूसरी कौन सी मछली मैम है? वो उसमें भैया क्या होगा तुम्हारा? सबके मैम सब शॉर्ट मैंने फॉर्म लिखाई क्लास थी ना आपने, IST। अरे वो शॉर्ट तो अलग शॉर्ट फॉर्म ही बता दो। IST या ICM? हाँ ऐसे ही है। समझे यस मैम, लोग? ICM। हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप्स की मसल्स हैं मैडम। एक है हमारी डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। आयुष जी पढ़ाया था भाई, ऐसे मत बोले आप। इसमें पूरी क्लास की जनता कह रही पढ़ाया था, आप कह रहे नहीं पढ़ाया। एक था इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स में भी हमारे दो थी, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटर। अब क्या फायदा मनीषा जी? यस मैम। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ये हमारे दो टाइप्स के हम लोगों ने पढ़े थे। हम लोग इस वाले पार्ट को आज ज्यादा यहाँ नहीं, यहाँ पे हम लोग यहाँ से देखें। अच्छा, आपने आयुष जी नहीं पढ़ा था? अच्छा, मुझे सारे बॉयज सही से बता दो, बिकॉज एक्चुअली वही है ना कि तुम्हारा ये बैच कब होता है 11B20, तो मैं ये भी भूल जाती हूँ। तुम्हारा बैच हुआ था लास्ट, आज है थर्सडे, कल ही तो हुआ था सुबह। मैम कल ना रात में इनने ज्वाइन नहीं किया था, 9:30 में मैम, 9:30 बजे आपने पढ़ाया था ये। सुबह वाले बैच में नहीं पढ़ाया था क्या मैंने? नो मैम। तो मैम सुबह नहीं पढ़ाया था आपने। नो मैम, नहीं पढ़ाया अच्छा था जी, ये आपने। बैच तो मैम आपने रात 11B20। में से मैम सुबह सिर्फ फैक्टर्स तक ही पढ़ाया था, तो बच्चा जी बोलो भाई, तुम लोग बोलो बोलो बोलो। फैक्टर्स तक इसलिए पढ़ाया मैम था मैंने तो मैसेज किया था। फैक्टर्स तो बहुत पीछे रह गए, यहीं तक पढ़ाया था मैंने। हाउ कम इज इट पॉसिबल? तो बहुत पीछे है। यस मैम, यहीं तक हुआ था। नो श्योर हो? मैम। नहीं मनीषा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि बॉयज का जो था ना वो थोड़ा सा पीछे था, क्योंकि हम मेरी एक क्लास आयुषी मैम ने लिया था, तो इस वजह से। तो फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चा जी, क्योंकि ये जो बैच है ना ये बॉयज वाला बैच है, तुम तो इसमें आई हो 11B20 में, ठीक है। चलो जी, तो हम फेरिंग से ही स्टार्ट करेंगे बच्चा जी। सो सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। बट कोई नहीं, आज की क्लास में हम मोस्ट जल्दी जल्दी से इसको कवर कर लेंगे, बिकॉज इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है, पढ़ने लायक। गुड इवनिंग विशाल जी। चलिए जी, तो आप लोगों ने फैक्टर्स तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमारे क्या, अब यस हमको मैम। पढ़े हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। भाई अपनी बात बोलना और रखना सीखो, अभी से तुमको ये गुड़ मंत्र दे रही हूँ मैं, सो दैट आगे चल के तुमको प्रॉब्लम ना हो। क्लास के 90 लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ मैम आपने करवा दिया, बट आपने नहीं किया है तो आप बोलो कि मैम हमारे बैच में नहीं हुआ था और ये 11B20 बैच है। चलो जी, फेरिंग्स। फेरिंग्स की कहानी क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मेरा एक बैच थोड़ा सा पीछे चल रहा है, इसलिए हर रोज का चैप्टर्स अलग अलग है हमारा। फेरिंग्स, फेरिंग्स की कहानी क्या है? हम लोग सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं रेस्पिरेशन में जो इन्वॉल्व है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। नोज, नेजल चैम्बर या नॉस्ट्रिल, उसके बाद आते हैं हमारे फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है हमारे एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, मतलब हमारा रेस्पिरेशन का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस पास हो रही है वो भी वहीं से हो रही है, और जो हमारा फूड आ रहा है वो भी वहीं से आ रहा है, ठीक है जी। अब इसके पास क्या है, पोस्टीरियर एंड के पास इसकी दो ओपनिंग्स है, एक का नाम है गलेट, एक का नाम है ग्लॉइटस, ठीक है। गलेट में तो हमारा क्या जाता है, खाना, फूड है। फूड जाता है, और ग्लॉइटिस जो है हमारा क्या है, Where? वॉइस के लिए, हाँ जी, रेस्पिरेशन के लिए है। इसीलिए द मोमेंट गलेट में खाना चाह रहा होता है ना, ग्लॉइटिस को एक चीज कवर कर लेती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एपिग्लॉटिस। एपिग्लोटिस। उसको हम कहते हैं एपीग्लॉइटिस। बिल्कुल सही बोले जी। चलो जी, और आपको पता होना चाहिए फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट है मैम, हमारे पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ, फिर आ जाता है ये वाला मैम पार्ट। पेरेंट्स के 3 पार्ट, वो है ना पार्ट्स टाइप्स ये के। रहे, हाँ, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, नेजल कैविटी भी इसी में काउंट होता है, नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ये 2 पार्ट्स हैं। बट इतना ज्यादा इसके डेप्थ में जाने की अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब आपको करवा दिया जाएगा। फिर आ जाता है हमारा लेरिंग्स। फेरिंग्स से मिलता जुलता ही है, बट लेरिंग्स हमारा क्या है, एक्चुअली में साउंड बॉक्स है, जिसको हम क्या वॉइस बॉक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था याद करने का तरीका कि एल से आपको लता जी याद रखना है, क्योंकि उनका जो साउंड था या वॉइस थी दैट वाज वेरी नाइस, ठीक है। जो बस एक छोटा सा वो था, ज्यादा कुछ आपको पता है, मैं जो ये ट्रिक्स व्रिक्स है मैं देती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बिलीव रखती हूँ। लेरिंग्स हमारा क्या है बच्चा जी, एक कार्टिलेजनस बॉक्स है, एक कार्टिलेजनस बॉक्स है जो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। हाँ जी मोहम्मद गुलाम जी, कोई नहीं, मैं आपको वो टॉपिक जो है किसी दिन आप लोग 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना,
तो उस पर मैं करवा दूंगी सो दैट हम लोग का कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप ना हो पाए। वो वाला मेरा एक रह गया था थोड़ा सा पॉइंट, ठीक है। फिर क्या था, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम खाना को स्वेलो करते हैं, ग्लॉटिस जो है हमारा दैट इज क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस। हमारा जो ग्लॉटिस है उसका जो ढक्कन है वो एपिग्लॉटिस वो उसको बंद कर देता है, जो कि क्या है, एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है लैरिंक्स में। चलो जी, अगला पार्ट क्या जाता है, अगला पार्ट है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि all bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous half ring। all bronchi में कौन कौन से थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हाँ, और ब्रोंकियोल्स भी हमारे 3 तरीके के थे, बट उसमें सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल के ही जो ये वाला पार्ट तो हमने किया है ना। यस मैम। एक सेकेंड, ये वाला यस मैम। यस मैम, ये वाला हो गया था। मनीषा जी आप मत बताइए क्योंकि वरना गड़बड़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो जी, ये वाला पार्ट हो गया। तो ये तुमको याद भी होगा कि एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है हाफ रिंग का, वो इसको सपोर्ट करता है और फ्रिक्शन को भी प्रिवेंट करता है ताकि चीजें हमारी क्या है, खराब ना हो। फिर आ जाता है हमारा क्या, ब्रोंकियाई। क्या कहानी है इसकी, कि हर एक ब्रोंकियाई में क्या है, ईच प्राइमरी ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग्स। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे लंग्स में एंट्री किसकी होती है। देखो जी, आपको मैंने कल ही बताया था कि ये एक ट्रैकिया जो है हमारा हाइलिन स्ट्रक्चर से कवर्ड होके ऐसे आता रहता है, बट द मोमेंट वो क्या होता है, बाइफरकेट होता है। कौन से पॉइंट से होता है, वर्टिकल कॉलम के। T5। क्या बात है, बिल्कुल सही जी, रट गया अब ना। T5 वाले उससे वो बाइफरकेट करता है, एंड द मोमेंट इट बाइफरकेट्स उसका नाम पड़ जाता है क्या, हमारा प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। और वही हमारा लंग्स में एंट्री भी लेता है, ठीक है जी, वही हमारा ऐसे करके लंग्स में एंट्री लेता है। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी, फिर वही आगे जाके सेकेंडरी में और टर्शरी में क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं, और फिर ब्रोंकियोल्स में भी डिवाइड करते हैं। अब ब्रोंकियोल्स आर नथिंग बट एल्वेलाई का जो ये बिगिनिंग वाला पार्ट होता है ना, इसी को हम ब्रोंकियोल कहते हैं, ठीक है जी। तो ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू द न्यूमरस सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। एक पर्टिकुलर छोटू वाले को हम एल्वेलाई कहते हैं, बाकी इन सबको ग्रुप वाले को क्या कहा जाता है, ये छोटे छोटे, अरे प्राइमरी नहीं, ये इनिशियल होते हैं। 3 कौन कौन से हैं ये, इनिशियल का प्राइमरी ये अभी किसी ने तो कुछ लिखा कमेंट में, बट मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला उन्होंने। मैम वो लिख रहे ट्रैकिया जो है मैम आप बता रहे हो, तो वो रिंग्स जो मैम बता रहे हैं वो ट्रैकिया, या फिर मैम जो ट्यूब पे जो ट्रैकिया है वो है? ट्यूब है, जो ट्यूब है ना वो है ट्रैकिया। देखो जी, तो ये तुमको ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रही है ना बच्चा जी, ये देखो, यस मैम। ठीक है। दिस इज योर कंप्लीटली ट्रैकिया। ट्रैकिया को तुम पता है कैसे समझो, जैसे पाइप नहीं होता है, पतला सा पाइप जिससे हम पानी देते हैं गार्डन वार्डन में। यस मैम। पाइप के ऊपर तुमने ना छल्ले लगा दिए हैं कुछ ऐसे ही लोहे के, ठीक है। तो जो ये छल्ले हैं आपको जो दिख रहे हैं, दैट इज योर हाइलिन कार्टिलेज। ट्रैकिया के ऊपर लगे होते हैं ये, और इनिशियल ब्रोंकियोल तक जाते हैं, ठीक है। ट्रैकिया पे लगे रहेंगे, फिर जैसे ये जब बाइफरकेट करता है प्राइमरी ट्रैक ब्रोंकियाई में, तब भी लगा होगा, सेकेंडरी में भी, टर्शरी में। और ब्रोंकियोल्स के ना, ब्रोंकियोल्स भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इनिशियल, टर्मिनल और रेस्पिरेशन वाला। तो इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ही रहते हैं, ठीक है। आयुष जी क्लास में अगर एब्सेंट हुआ तो एक चीज देख लिया करें, आने से पहले मैडम जी हम आज क्लास में एब्सेंट थे, हमको अपनी लास्ट वाले क्लास की रिकॉर्डिंग दे दो जी, और हम आपको दे देंगे जी, ठीक है। चलो जी, एल्वेलाई वाले पार्ट पे आ जाओ। एल्वेलाई की ज्यादातर कहानी हम लोग सारी की सारी पढ़ चुके हैं। अब एक बार इसको भी देख लो, पता चला तुम लोग कहो कि ये भी हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। एल्वेलाई तो बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे जहां तक याद है हम लोगों ने किया है, ये वाला है ना, फैक्टर्स वाला, यस ये मैम, पूरा ये वाला वाला हो गया एल्वेलाई, था। ठीक है। तो यही है हमारी एल्वेलाई। बस 5 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एल्वेलाई के बारे में। ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बता दी थी, बट ये बेसिक है कि एल्वेलाई कैसे होती है। बहुत ही छोटी, यहाँ आपको दिख रही है। अच्छा, कितना नंबर था, कितनी एल्वेलाई प्रेजेंट होती है ह्यूमन लंग्स में? 300 मिलियन के 300 मिलियन। 300 मिलियन। बच्चे हो गए तुम लोग यार, 300 मिलियन, बिल्कुल सही कहा। कैसी है बच्चा जी, स्मॉल है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, ये तो हम उस दिन भी पढ़ चुके हैं, एयर सैक्स है, ठीक है। विथ थिन, बहुत ही पतली है, इरेगुलर मेम्ब्रेन, कोई शेप नहीं होता।
हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जी। ओके जी शगुन जी, बिल्कुल भेज देंगे। ठीक है, कल ही मैंने किसी को भेजा है पूरा का पूरा चार्ट उठा के, बायोमोलिक्यूल से चाहिए था उस बच्चे को, वही भेजा है मैंने उन्हें। इरेगुलर मेम्ब्रेन होता है क्योंकि उनकी कोई शेप नहीं है, एंड इसमें भर भर के क्या प्रेजेंट है, ब्लड हमारा। एल्वेलाई हमारा प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। 6 पॉइंट, गैसियस एक्सचेंज जो हमारा हो रहा है ना, दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज अराउंड द सराउंडिंग। क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को? जो गैसियस एक्सचेंज हमारा हो रहा है, हमने 4 तरीके के रेस्पिरेशन स्टार्टिंग में पढ़े, ये वाला कौन सा है? बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। क्या बात है, कौन बोला ये? नाम बता दो अपना प्लीज। सनोज कुमार। क्या नाम बताया बच्चा जी? नाम तुम पहले सनोज कुमार, नाम बड़ा यूनिक है तुम्हारा भाई। ठीक है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। चलो जी, अब आ जाता है हमारा प्लूरल फ्लूइड। ये क्या है? एक ये लिक्विड प्रेजेंट है जो कि क्या करता है, लंग्स के सरफेस को लुब्रिकेट करके रखता है, ताकि उसमें वही चीज जो ट्रैकिया का काम कर रहा था, ट्रैकिया की जो हाइलिन कार्टिलेजेस थी, वो भी क्या उसका फ्रिक्शन को भी प्रिवेंट करने में हेल्प कर रही थी, राइट? और वही काम ये भी कर रहे हैं कि ये भी उसके फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए लंग्स के ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट है, फ्लूरल फ्लूइड नाम का जो है लिक्विड प्रेजेंट होता है। चलो जी, ये वाला पार्ट भी फिर आप लोगों ने नहीं किया होगा। नहीं किया, नहीं हुआ था मैम। आयुष जी कितनी जल्दी बोले कि हाँ मैम ये नहीं हुआ, तो इसको भी मैं दोबारा ही बना देती हूँ फिर तुम्हारे लिए, और क्या कर सकते हैं। चलो जी, आओ फिर एक बार देख लूं क्या क्या पढ़ाया था। लंग्स, चलो ठीक है, क्या पढ़ाया था हम लोगों ने लंग्स के बारे में, कि लंग्स हमारी क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है? दे आर सिचुएटेड इन थोरैक्स में है। थॉरिक्स। ठीक है, सिचुएटेड इन थोरैक चैम्बर। देखो अब कहानी क्या है ना, मैं अगर आपको चाहूँ तो लिख के भी डायरेक्ट भेज देती, तो आप क्या ना खाम कर रट लेते उसको, बट आई वांट मेरे स्टूडेंट्स उसको क्या करें, समझे। ये हमारा आ गया ट्रैकिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये बन गया प्राइमरी ब्रोंकस, और ये हमारी क्या बनी, प्यारी सी लंग्स। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी किडनी शेप लग रही है बट ये है लंग्स से, ठीक है, ये रही हमारी लंग्स, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ से कौन कौन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो हमको याद करना है। आगे साइड से जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसका नाम है हमारा स्टर्नम, ठीक, आगे साइड से। और उस आगे साइड वाले का नाम हम क्या लेते हैं बच्चा जी? स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है, आगे साइड से ये स्टर्नम उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और बड़ा सा लिख के आओगे आप लोग, क्या ये हमारा इसको वेंट्रल साइड से प्रोटेक्ट कर रहा है मैम, ठीक है, वेंट्रल मतलब आगे साइड से, ये ठीक है, आगे साइड से उसको स्टर्नम प्रोटेक्ट कर रहा है। और पीछे साइड से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चा जी? वर्टिकुलम कॉलम। मनीषा जी आप पढ़ चुकी हो भाई, आप नहीं बोलेंगी, आप सबसे लास्ट में बोलेंगी। मैं बच्चों का भी दिमाग चाहती हूँ कि वो भी अपना दिमाग चलाए। पीछे साइड से क्या चल रहा है बच्चा जी? अब तो मनीषा जी ने बता दिया, आप तो बोल ही सकते हो। वर्टिकल कॉलम, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी कहीं ना कहीं इसे बचा रही है। जैसे हमने कहा ना कि T5 पे आके वो डिवाइड करता है, तो T5 क्या है हमारा? वर्टिब्रल कॉलम का थोरैक 5 वाला रीजन है, राइट? तो इसी से, हाँ जी, स्पाइनल कॉर्ड बोलो या वर्टिब्रल कॉलम बोलो, बिल्कुल सही बोले कि पीछे साइड से मतलब क्या, इसको हम चलो स्पाइनल कॉर्ड ही लिख देते हैं, ये आयुष जी वाली क्लास है, तो स्पाइनल कॉर्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम जो है इसको कहाँ से प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चा जी? डॉर्सल साइड से मैम, ठीक है जी, हमको ये बात भी क्लियर हो गया। अब एक इजी वाला कर लेते हैं। इजी वाला ये है कि इसको कौन सा कर ले, ग्रीन, ठीक है, नीचे साइड से मतलब लोअर साइड से, लोअर साइड से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? डायफ्राम। डायफ्राम, बिल्कुल सही, ठीक है, ये रहा हमारा डायफ्राम। कहाँ से प्रोटेक्ट कर रहा है? नीचे से। हाँ, इसको लोअर साइड लिख दो, ठीक है, लोअर साइड से इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब रह गया एक साइड, कौन सा वाला बोलो जी? बगल। राइट एंड लेफ्ट। हाँ जी, साइड से जिसे हम कहते हैं, तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं बनाएंगे बट 3 तो बना ही सकते हैं, ठीक है। इतना का हमारे पास टाइम नहीं है, और भी ज्यादा होती हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ से हमारे इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये हमारी रिब्स प्रोटेक्ट कर रही है, किधर से? लैटरल साइड से।
चारों याद रहेंगे अब यस आपको? मैम। यस मैम। यस मैम। ये लिख के होता तो आपको रटना पड़ता, बट अब क्या तुम लोग देख सकते हो कि मैम आगे साइड से रिब्स सॉरी स्टर्नम प्रोटेक्ट कर रहा है, पीछे से हमारा क्या बोलते हैं डॉट या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है, नीचे साइड से हमारा डायफ्रागम प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड साइड से मैम हमारी रिब्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग अब आप सबको क्या है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोगों ने हाँ यहाँ पे एक चीज इसके साथ और पढ़ी थी बच्चा जी, वो ये पढ़ा था कि अब आपको क्या करना है ना, आपको चीजों का ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और सबसे पहले हम ले लेते हैं डायफ्रागम को। क्यों ले रहे हैं इसको? क्योंकि हमारे पास एक मसल भी है जिसका नाम क्या है, डायफ्राम मसल, राइट। तो हम फिलहाल के लिए डायफ्राम को ले लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे ऑक्सीजन को हमें क्या करना होता है, इनहेल करना होता है, मतलब इंस्पायरेशन या इनहेलेशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है, ठीक है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि उसके अंदर क्या है, गैस आएगी। अब एक बात बताओ, जब गैस किसी चीज को हम लोग को आने के लिए, जैसे सपोज करो तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता होगा कि चलो ठीक है किसी के यहाँ बुआ फूफा करके कोई आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक रूम हम खाली कर देते हैं कि उनको दिक्कत ना हो, और स्पेशली बच्चों के रूम जाते हैं कि वो लोग यहाँ पे आके रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उनके लिए एक एरिया को वैकेंट कर दिया या खाली कर दिया। तो वही काम हमारा जो ये अंदर के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ना, वो भी कर रहे हैं कि जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये क्या बढ़ जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज करके बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये यूजुअली डायफ्राम जो है हमारा डोम शेप्ड, आपको कैसे ऐसे करके दिखता होगा, जैसे मस्जिद का वो नहीं होता है डोम, गुंबद जिसे कहते हैं हम लोग, उस शेप का होता है। बट जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये हल्का सा फ्लैट हो जाता है। क्या जी, ऐसे करके हल्का सा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है जी, चलो जी। और जब हमारा डायफ्राम रिलैक्स होता है तो ये हमारा फिर से क्या हो जाता है, ये अपना एरिया को ऐसे हो जाता है, स्पेस चली गई तो वो हमारा फिर से डोम शेप बन जाएगा। ठीक है, कितनों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब हल्का सा हम लोग ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। उसके बाद मैं आज की क्लास जो हमारी है, जो बाकी बच्चे भी जिस चीज के लिए ज्वाइन किए हैं, उनका भी फायदा हो जाएगा कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमने क्या पहले भी पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वेलाई ऑफ लंग्स। किसमें हमने पढ़ा है ये, बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वेलाई ऑफ लंग्स? मैम ये होता है अपना, मैम पुल्मोनरी में होता है। पुल्मोनरी नहीं बच्चा जी, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी। मनीषा जी ये तो पढ़ा है भाई, यस मैम। फिर काहे नहीं बोल रही हो, मैंने मना कर दिया इसलिए। पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है जी, इसका हमारा डेफिनेशन है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी भी हुई है। चलो जी, पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, दिस मूवमेंट ऑफ एयर इनटू, वही बात फिर से, एंड आउट ऑफ लंग्स इज ब्रॉट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। हम कैसे करते हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमारा होता है प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करके। कहाँ पे, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मतलब मैम लंग्स में और हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, चलो जी। द प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स द फ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन। क्या मतलब समझे इस बात का? मैम हायर से लोअर में होगा, मतलब जैसे कि एटमॉस्फेयर में हायर होगा तो हमारे अंदर मतलब हमारे लंग्स में लो प्रेशर होगा, तब मतलब का मतलब है जब हमारा जो लंग्स है वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कैसा है, लो है। लो है। बाहर पार्शियल प्रेशर कैसा है, हाई। ज्यादा है। तो हाई से लो में गैस जो है ट्रेवल कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो खुद से ही समझ में आया, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कौन कौन सी मसल्स क्रिएट करती हैं ये हम पढ़ चुके हैं। इंटरकोस्टल मसल जिसको हम ICM कहते हैं, और डायफ्राम मसल्स तो ये आप पढ़ ही चुके हो, या DM करके आगे से हम पढ़ेंगे। हाँ जी आयुष जी, बिल्कुल सही बोले आप। अब ब्रीदिंग के हमारे दो इंपॉर्टेंट मेथड्स, इंस्पायरेशन एंड हमारा एक्सपायरेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। यहाँ देख लो क्या चल रहा है। यहाँ पे हमारा हो रहा है क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की, तो क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है।
एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, हमारी लंग्स से जब एयर बाहर जा रही है तो आप देखो क्या क्या हो रहा है, रिब्स, जस्ट वन सेकेंड, रिब्स स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब है जब वो रिलैक्स्ड होती है तो क्या होती है, सुकड़ी हुई होती है, ठीक है। जब वो रिलैक्स्ड है तो उनका जो रिब्स और स्टर्नम है वो एक कम स्पेस पे रहता है, ठीक है। बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको लिख के आना है कि रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम जो हमारा स्टर्नम मतलब ये, अभी इसका ना एक मैं बहुत अच्छा सा डायग्राम बना के भी आपको दिखाऊंगी, मजा आएगा उसको पढ़ के आपको, ठीक है। चलो अभी आगे आगे ही दिखाते हो, ठीक है, रुको। फिर इसमें एक बार इसकी बस डेफिनेशन देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको अपना डायग्राम बताती हूँ। इंस्पायरेशन क्या है, इंस्पायरेशन का मतलब आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एटमॉस्फेयर की एयर को अंदर ले रहे हैं बस, और उससे ज्यादा गणित आपको नहीं लिखनी है इसमें। यहाँ पे ये होता किस लिए है, दो रीजन की वजह से होता है। जब हमारा डायफ्रागम की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में हो रहा है, किसमें बच्चा जी, EICM में, ठीक है, एक्सटर्नल में। फिर क्या हो रहा है, ये आपको पता है एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ से आपको 1 2 3 पॉइंट्स ये बस लेने हैं, ये तीनों पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। यस मैम। कि इंस्पायरेशन क्या है, इनहेलेशन, या फिर क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन, ये इट अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम एंड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल 10 बार बोल रही हूँ इसीलिए देख लो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। अच्छा, इसका उल्टा मुझे बता पाओगे आप सारे के सारे एक्सपायरेशन का? आयुष जी पहले आप बताओ पहला पॉइंट। मैम DCIM में होता है। नहीं, इसका पहला पॉइंट, इसके अपोजिट क्या लिखोगे एक्सपायरेशन का? मैम इसमें एटमॉस्फेरिक से ले रहे हैं तो मैम इसमें हम अपना बॉडी टू एटमॉस्फेरिक होगा। हाँ जी, क्या बोलते हैं आप, यहाँ पे लिखोगे कि द एयर इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, या फिर लिख दो द गैस इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, लिख सकते हो यहाँ पे। यस मैम, और मैम इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मैम उधर रिलैक्स होगा। बिल्कुल सही, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। एंड ये हमारा कैसा है, ये एक्टिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होगा फिर पैसिव, ठीक है जी। अब आ जाओ जी, क्या इकरा प्रॉब्लम हो रही है हमारे, प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में? नो मैम, क्लियर है ऑल। ओके जी, देखो वही चीज जो कि अभी आयुष जी ने सबको सिखाई कि इट इज द प्रोसेस बाय विच एल्वेलर एयर फ्रॉम लंग्स इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। पैसिव प्रोसेस है, और ये किस लिए होता है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी क्लास के बच्चों का भी वही हाल, मनीषा देख रही हो, किसी भी बच्चे ने आज भी नहीं पूछा ये बात कि मैम आपने हमको बताया तो था कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी होते हैं, आप कहानी सिर्फ हमें एक्सटर्नल की ही सिखा रही हो। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का क्या, किसी ने नहीं पूछा, लास्ट क्लास में भी किसी ने नहीं पूछा। मैम जी अभी पूछ लेते हैं ना। अच्छा अब तो पूछोगे, या मैंने पूछा? ये जो हमारा हो रहा होगा ना, वो हो रहा होगा उल्टा। इसका मतलब है EICM और जो हमारी डायफ्रागम की मसल्स है वो एक जैसा काम करती है। अगर ये रिलैक्स है तो ये भी रिलैक्स करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एक्सटर्नल वाली, अब आपको पहले तो समझ लो कि एक्सटर्नल वाली की पोजीशनिंग कहाँ है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात वही है कि एक्सटर्नल और इंटरनल मैम मैं कह किसको रहा हूँ। देखो डायफ्रागम मसल्स तो क्लियर है कि वो नीचे डायफ्राम में हमारे प्रेजेंट होंगी, राइट, उसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। बट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पता है बच्चे क्या होती है, जो हमारी ये रिब्स होते हैं ना, आपको पता है ना हम लोग क्या बोलते हैं लेटरल साइड से, यस मैम। पढ़ा था ये देखो, ये जो हमारा लेटरल साइड है ये पूरा रिब्स से कवर्ड होता है, देख रहे हैं आपको? यस मैम। है ना, ये थोड़ा सा जूम करते हैं मेरे को, यहाँ देखो, ये जो आपके रिब्स दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये जो रिब्स दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारे क्या लेटरल साइड से हमारी पूरे के पूरे लंग्स को कवर करते हैं, ठीक है। इसके ही जो ये बाहर साइड वाली जो प्रेजेंट है ना मसल्स, दो रिब्स के बीच की, देखो जी ये क्रीम कलर की जो है, दे आर बोन्स है ये हमारी, ठीक है, ये हमारी बोन्स है। बट यहाँ पे जो ये बीच की इसको कनेक्ट कर रही है ना,
इस पर्टिकुलर वाले को हम पहले कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो बाहर साइड में है, और जो ये अंदर साइड में प्रेजेंट होती है, हाँ जी बिल्कुल सही 10 ही होते हैं, और जो ये हमारा अंदर साइड में प्रेजेंट है ना ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं कौन सी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है और ये हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। अब आपको क्लियर हो गया ये कौन सी है? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल क्लियर हो गया, तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मैम रिब्स 10 होते हैं या फिर मैम 12 होते हैं, मतलब दो मैम पीछे से भी होते हैं। 10 बच्चे जी मुझे एक बात बताओ, आप 25 जनवरी को कहीं जा रही हो क्या मनीषा? नो मैम। नहीं जा रही हो ना? कभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा बोन्स वाला, ठीक है। ओके मैम। सॉरी, ठीक है, हम तभी उसको डिस्कस करेंगे। अभी रेस्पिरेशन पढ़ ले, वरना सब गड़बड़ा जाएगा। ये वही चीज है आपकी, जो ये आपको ये येलो येलो लाइनिंग दिख रही है बच्चा जी, दैट इज योर रिब्स। और रिब्स के बीच में ही हमारी क्या प्रेजेंट होती है, एक रिब्स से दूसरी रिब्स में बाहर साइड वाली जो होती है हमारी, ये साइड एग्जैक्ट वाली, दे आर EICM, और जो थोड़ी सी सेंट्रल में आती रहती है वो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है जी। अब इसकी कहानी भी देख लो, तुमने तो पूछी नहीं बट मैं बता देती हूँ कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या कर रहा है बच्चा जी, थोरिक वॉल्यूम को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, हाँ जी इंक्रीज करता है, और डिक्रीज किसको करता है, रिलैक्स होगा। वॉल्यूम को। और उसकी उल्टी कहानी है हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के साथ। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा थोरिक क्या हो जाता है, तो वो डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज करेगा। और जब वो रिलैक्स करता है तो थोरिक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाता Yes, ma'am. है। ये चीजें रट लो बहुत अच्छे से, एक को याद कर लो। देखो डायफ्रागम और इसका तो कहानी सेम है, ठीक है। डायफ्रागम मसल्स का DM लिख देते हैं, इन दोनों का कहानी तो सेम है, ये है ऑपोजिट। याद हो जाएगा नेक्स्ट टर्म तक। जैसे आज सुबह कह रही हूँ, आज स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन खेले थे, नेक्स्ट टर्म पे भी हम क्वेश्चन खेलेंगे। चलो जी, अब यहाँ पे बढ़ने से पहले आ जाओ जी, मैं आपको अपना वाला थोड़ा सा पार्ट दिखाती हूँ। अच्छा, किसी को मेरे पीछे साइड से ढोलक की आवाज आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम। मैम जी हम पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए किसी और चीज की आवाज। हाय, अर्जुन की तरह हो ना तुम सारे के सारे। तो इकरा जी क्या कैसे करें, बायोलॉजी को अच्छे से कैसे पढ़े बच्चा जी? बस बायोलॉजी को 2-3 बार मेरी वीडियो को जाके हर एक चैप्टर की ना 2 या 3 बार देख लो, और तुमको वो टॉपिक क्लियर ना हो तो तुम मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही इकरा जी, ठीक है। बायोलॉजी तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अमन जी हमारे लिए तो खेलना ही है ना, हम तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं यहाँ पे। तो तुमको आते ही क्लास में अचानक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेटा नहीं, याद करने में तो ऐसा कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं ना बेटा, क्या डिफिकल्टी है? नो मैम नहीं है। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मुझसे क्या बोलते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में डिफिकल्टी अगर लग रही है आपको, तो आप मुझसे पूछिए वो टॉपिक, थोड़ा सा समझिए। हाँ जी बिल्कुल सही थी। देखो अमन जी, फिजिक्स मैम फिजिक्स है हमारा, हाँ फिजिक्स में तो मुझे समझ में आता है कि आपकी थ्योरम व्योरम जो होते हैं वहां पे हमको क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, बट इसमें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। मैम कल सर 1-2 पेज का डेरिवेशन लिखवा दिए मैम। मैम वो एग्जाम में आ गया तो वही करते करते रह जाएंगे। जल्दी से। हाँ जी बच्चा जी, वो तो सबकी कहानी सेम ही है, पता है आपको। चलो जी, ये हमारा साथ में बातें करते करते तक क्या बन गया, ये हमारा स्टर्नम बन गया। अभी हमारी ना लंग्स आपको दिख नहीं रही होंगी, लंग्स हमारी थोड़े टाइम के लिए इनविजिबल हो गई है, अंदर बना देते हैं ये रही, ठीक है, क्योंकि सारी कहानी तो लंग्स की है, वरना लंग्स हमारी बुरा मान जाएंगी। ये एक रही, और ये जो दूसरी वाली दिख रही है आपको, ये दूसरी है, और ये जो ऊपर से आपको नीली कलर की दिख रही है ना, दैट इज योर रिब्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे करना होगा नीचे, ये हमारी रिब्स है बच्चा जी। अब देखो कहानी, मेरे को आपको ये ड्राइंग बनाने का, ऑल्दो बहुत घटिया सी बनी है, ये मतलब था कि बच्चा जी जब हमारा ये क्या करता है, डायफ्रागम क्या है अभी, अच्छा बताओ, ये जो इसका शेप दिख रहा है आपको, इस टाइम पे हमारा डायफ्रागम की मसल्स कैसी होंगी, रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट? रिलैक्स है। आपको ये बात याद भी ऐसे ही रखनी है
कि मैम हमारा डायफ्रेगम क्या है, रिलैक्स्ड है। पहला पॉइंट डायफ्रेगम, आप ऐसे ही याद में करो। देखो जी इकरा आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैम हमारा डायफ्रेगम रिलैक्स्ड है, तो स्टर्नम भी क्या है, स्टर्नम भी बच्चा जी आपके रिलैक्स होगा। हाँ जी अमन जी ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टर्नम भी क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, ऑन ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है जी, चलो जी ओरिजिनल पोजीशन पे है ये अपने। और हमारा डायफ्रेगम रिलैक्स के साथ साथ कैसा है, डॉम की शेप में भी है। ठीक है, ये आता है पहला पॉइंट। अब आपको दूसरी कहानी सुनो। जब ये हमारा रिलैक्स पे कौन से स्टेट पे आता है, रिलैक्स पे आता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, अब जो आपको डॉट दिखेंगी ना, मैं बना देती हूँ येलो कलर से, ठीक है, व्हाइट कलर, इसी को कर देते हैं डॉट से, ठीक है। तो ये अब हमारा जब डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कैसा आ जाएगा बच्चा, इसकी मसल्स कहाँ आ जाएंगी, ये नीचे आ जाएंगी। स्टर्नम कहाँ पहुंच जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर। स्टर्नम कहाँ पहुंच गया, अपवर्ड। स्टर्नम हो गया अपवर्ड या अपराइट। ठीक है, आप ये चीज देख रहे हो, ये रहा स्टर्नम। ठीक है, कब की कहानी है ये, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब सांस लेते हैं। हाँ जी, ये वाला जो कहानी है ये भी हमारा जब है, जब डायफ्रेगम हमारा, डायफ्रेगम मसल्स हमारी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया और स्टर्नम हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया। क्या ये हमारा वो चला गया क्या, नेटवर्क? नो मैम नहीं। नो मैम। मेरा ये फोन वाला वीडियो पॉज हो गया ना, इसलिए मुझे लगा। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आई? यस मैम। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि जब हमारा डायफ्रेगम मसल्स मूव, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रही है, हमारी लंग्स में मूवमेंट कैसा चल रहा है। वो भी बड़े छोटे होते हैं ना, क्या बच्चा, स्टर्नम नहीं, मैं कुछ और क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। जब हमारा डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है तो हमारा मूवमेंट कैसा चल रहा है, ब्रीथिंग हो रही है। नहीं, आप इसके लिए वर्ड यूज करोगे डोर्सो वेंट्रल। ठीक है, क्योंकि स्टर्नम हमारा कहाँ है, आगे। ठीक है, तो ये हमारा मूवमेंट कैसे कर रहा है कि जब हमारा के सांस ले रहे हो तो हमारी चीजें आगे आ रही है और पीछे से भी इंक्रीज कर रही है। हमारा जो साइज है कैसे इंक्रीज कर रहा है, डोर्सो वेंट्रल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कब, जब हमारा डायफ्रेगम मसल इन, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। पहला इसका कंक्लूजन थोड़ा सा समझ में आया, मुझे पता है अभी आप कंक्लूजन निकाल नहीं पाए, बट मेरे को मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जब हमारा डायफ्रेगम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो मूवमेंट कैसा चल रहा है हमारा, डोर्सोवेंट्रल। मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ROS फॉर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज डोर्सोवेंट्रल। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आ जाइए जी दूसरे पार्ट पे, इसी में ही समझना होगा आपको दूसरा पार्ट भी, वरना दूर से अलग से नहीं समझा सकते। दूसरा आ जाता है हमारा कि जब हमारे रिब्स का पोजीशन, क्योंकि देखो ये तो डायफ्रेगम मसल्स की कहानी थी, अब हमारी जो रिब्स वाला पार्ट है उस पे कौन सी मसल्स थी हमारी, ICM में। हाँ जी बच्चा जी, ICM, इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी कौन सी, दोनों, EB और IB। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है कि अब हमारी यहाँ पे, क्योंकि डायफ्रेगम जब हमारा रिलैक्स कर रहा होगा तो EICM भी हमारा क्या कर रहा होगा, रिलैक्स भी कर रहा होगा, राइट। तो देखो जी इसमें तो हमारा मूवमेंट कैसा हुआ बच्चा जी, आपने थोड़ा सा देखा कि ये हमारा मूवमेंट कैसा चल रहा है। स्टर्नम पहले नॉर्मल पोजिशनिंग में इतना था, ठीक है, ये हमारे यहाँ तक का था, ठीक है, इसके बीच का था, बट जब हमारा मूवमेंट हुआ, रेस्पिरेशन हमने किया, तो स्पेस कहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक। ये पॉइंट आपको याद करना है। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको क्लियर हो चुकी बात। अब हमने कौन सा मूवमेंट दिखाया, ICM का, हम बात कर रहे हैं इंटरकोस्टल मसल्स की, तो वही चीज यहाँ पे भी आ गई कि जब ये हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, ऐसे दिखाते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स को, यस मैम, दोनों साइड से दिखा दो, ठीक है, ये रही इंटरकोस्टल और ये हमारी इंटरनल वाली। इंटरनल वाली से भी मतलब नहीं है फिलहाल, बट इंटरकोस्टल ही समझ लो कि जब मैम हमारी इंटरकोस्टल मसल्स मूव कर रही होंगी तो ये कैसे मूव कर रही होंगी, ये तो हमारा डोर्सोवेंट्रल हो गया, ठीक है, आगे साइड पीछे साइड से, और ये हमारा कैसे मूव करेगा, जी ये मूव करेगा एंटीरियर पोस्टीरियर, ऐसे ऐसे।
समझ रहे हो कि यहाँ पे Yes, हमारा मूवमेंट, कि ये जब हमारा रिलैक्स करेगा, बच्चा जी एक सेकेंड, जब ये रिलैक्स कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, अंदर के साइड में, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये पीछे साइड खींचेगा। थोड़ी सी चीज को समझने की कोशिश करो। आयुष जी, मैं ये बता रही थी कि हमारे रिब्स में प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, दोनों टाइप्स की, एक्सटर्नल और इंटरनल। बट हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का सेम फंक्शन होता है जो हमारी डायफ्रेगम का होता है। हमने अभी जस्ट क्लियर किया मैम की डायफ्रेगम मसल्स में जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था वो कैसा चल रहा था, दैट मूवमेंट वाज हमारा डोर्सोवेंट्रल, आगे साइड, ऊपर से नीचे साइड वाला हमारा चल रहा था कहानी। बट जब हम लोग यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो वो मूवमेंट कैसा दे रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर वाला। क्या कहते हैं बच्चा जी इसको, एंटीरियर पोस्टीरियर, कि ये अंदर साइड आ रहे हैं जब रिलैक्स कर रहा है, सिकुड़ रहा है, और जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो अपने साइज को जब इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी, ये और पीछे को अपने आप को पुल करेगी, ठीक है। तो हमारा इंटर आईसीएम में जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं तो मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे हो जाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है जी। थोड़ा सा समझ में आया कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एक साइज में तो ये ऐसे करके बढ़ा, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बढ़ा, ठीक है, और दूसरा हम चलो रेड कर लेते हैं, और जब ये रिलैक्स था तो ये ऐसे था, ठीक है, जो अंदर वाला आपको दिख रहा है ये तब था जब हमारा रिलैक्स था, जो रेड वाली डॉट्स दिख रही है। येलो वाली डॉट्स हमारी कब हुई बच्चा जी, येलो वाली डॉट्स हमारी तब हुई जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब थोड़ी सी डार्क हुई, अब थोड़ा सा दिख रहा होगा क्लियर, थोड़ा सा ज्यादा आपको, ठीक है। ये येलो डॉट्स हमारी तब हुई जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और रिलैक्स किया, तब हमारा शेप कैसा था, स्टर्नम हमारा नीचे था और डायफ्रेगम हमारा डॉम शेप था। यस मैम आरओ जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हाँ जी बोलो बोलो। मैम ये पूछ रहा था जो आपने लिखा है ना मूवमेंट ऑफ आरओ, आरओ मैम यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना? हाँ जी, आरओ इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके। शगुन जी क्यों समझ में नहीं आ रहा बच्चा जी? देखो जी, समझ में आया है आपको, ये हमारा जब रिलैक्स शेप था, ये जो अंदर रेड वाला ट्रायंगल है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ये हमारा येलो वाला हो गया, ठीक है। और दूसरी कहानी हमारी इसके साथ भी बन गई कि ये जब हमारा रिलैक्स में था तो ये हमारा, सपोज कर लो कि ये इतने में ही आ रहा था, ग्रीन वाला पोर्शन देख लो, ठीक है, इतना तक ही ले रहा था, और जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने अपना सरफेस एरिया ऐसे बढ़ाया, ये वाला हमारा सरफेस एरिया ऊपर नीचे से बढ़ा रहा है ऐसे, डायफ्रेगम वाला ऐसे ऐसे, ठीक है, यू, और हमारा जो ये आईसीएम है इट इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, ठीक है। डायफ्रेगम वाला कैसे कर रहा है, यहां से यहां तक पहुंच गया, ओरिजिनल इसकी यहां से यहां तक में थी, ठीक है, और ये यहां से ऐसे करके इंक्रीज कर दिया इसने अपने आप को, ठीक है, डायफ्रेगम मसल्स ने। बट हमारा आईसीएम ने क्या किया कि इसका सरफेस इतना था, ठीक है, और इसने अपने आप को ऐसे बढ़ा। तुम में से ना किसी में भी मतलब थोड़ी सी हिम्मत नहीं है कि मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर सकूं। मैम हाँ। रिस्की होगी ना वो तो। नहीं, मैंने यहाँ पे वर्ड उल्टे लिखे हैं बच्चा। बट कौन से मैम? डीएम जो है हमारा डॉर्सल और जो सॉरी डायफ्रेगम वाला है इंटीरियर पोस्टीरियर होगा, आईसीएम में डॉर्सल वेंट्रल है। तुम लोग देख के कुछ बोलते नहीं हो क्या? तुम लोग को मतलब टीचर, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में ये पार्ट करा बच्चा, तो कोई ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया क्या? ये ये तो आ गया समझ। तो तुम लोग मुझे यहाँ से करेक्ट नहीं कर पाए कि मैम जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वहां रिस्ट है, यहाँ पे ही हमारा आईसीएम है, तो इसका मूवमेंट हमारा डॉर्सल वेंट्रल होगा और डायफ्रेगम का हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर होगा। तुम लोग क्या ही बच्चे हो यार, मतलब ऐसे तो मैं कुछ भी पढ़ा के चले जाऊं तो तुम लोग कभी जिंदगी में मुझे करेक्ट ही नहीं करोगे। बच्चा जी यहाँ पे ये गलत पॉइंट आ गया है, मैम भूल गए थे। नहीं बच्चा, ये तो बेसिक है ना, ये तो तुम्हारे सिलेबस का भी नहीं है। इसका तो मतलब सिर्फ ये है ना कि तुम्हें पोजीशनिंग भी समझ में नहीं आ रही क्या, कि डोर्सो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होगा, ये रहा एंटीरियर साइड, ऐसे तो पढ़ा था हमने, और ये रहा पोस्टीरियर साइड, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, डोर्सल साइड, आगे साइड वाला और पीछे साइड वाला, चलो ना वही उल्टा का समझ लो, आगे वाला वेंट्रल और पीछे वाला डोर्सल,
ठीक है, तो हमारा ये जो ये वाला है क्या बोलते हैं हमारा डायफ्रेगम वाला, दैट इज योर एंटीरियर पोस्टीरियर। अब इसको रेड रेड कलर से लिख लेना, ये हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट देगा और ये हमारा डॉर्सल वेंट्रल। पूरे ही पागल हो तुम लोग, कसम से बता रही हूँ, ऐसे तो मैं कुछ भी गलत सलत पढ़ के बता दूंगी तुमको, तुम लोग उसी पे यकीन कर लोगे कि नहीं भाई अंजलि मैम सही बताएंगी। मूवमेंट तो एटलीस्ट देख लो, फिर से देख लो, ये एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट कर रहा है हमारा डायफ्रेगम वाला, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और हमारा डॉर्सो वेंट्रल मूवमेंट कर रहा है कौन सा, IVM वाला, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स वाला। अब क्लियर हुआ आपको ये पार्ट? यस सर। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी नहीं No, थी शिव जी? बेसिक मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है ना, ये तो बहुत बेसिक मिस्टेक थी। देखो मैंने आपको बाकी सारी कहानी सही बताई कि जब हमारा वो रिलैक्स रहता है तो स्टर्नम हमारा साइज में जो अपना ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन होती है वही रहती है, डायफ्रेगम का शेप जो हमारा डॉम शेप रहता है, बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्टर्नम क्या हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर खिसक जाती है, डायफ्रेगम हमारा थोड़ा नीचे खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या सरफेस एरिया बढ़ जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर जो है अंदर आ जाए। ठीक है जी, हाँ जी, फ्लैट हो जाते हैं जैसे हम कहते हैं। और वही कहानी हमारे दूसरे वाले के साथ हमने बताई कि ये जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो जनरली क्या है, ऐसे रहता है, ठीक है। बट कभी तो अब ना जब सांस लेना तो अपने आपको महसूस करना, तो अपनी बॉडी देखोगे कि ऐसे भी बढ़ती है और आगे से भी बढ़ती है, ठीक है। तो Yes. यही चीज आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वो वाला पार्ट समझ में आ गया तो ये वाला पार्ट तो फिर इजी है कि इंस्पायरेशन की कहानी क्या है, डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ जी हमें मैम पता है। एक्सटर्नल इंटरनल मसल्स भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, हाँ जी मैम पता है। डायफ्रेगम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा कैसा शेप आ गया, देख रहे हो, ये नीचे आ गया, डॉम शेप से कैसा बन गया, फ्लैट, हल्का सा फ्लैट बन गया, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो गई, थोड़ी सी और साइड में शिफ्ट हो गई, ठीक है, रिब्स के और किनारे पे आ गई, रिब्स को और ऐसे करके उसने फुला लिया, ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट क्या कर गई, थोड़ी सी ऊपर, मैंने आपको कहा स्टर्नम हमारी क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, देखो जी यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, थोरिक वॉल्यूम यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और थोरिक प्रेशर हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। थोरिक का वॉल्यूम इंक्रीज करा, अंदर हमारा क्या साइज, कि ज्यादा से ज्यादा एयर आ जाए। बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेशर क्या होगा, अंदर हमारा प्रेशर कम होगा और बाहर ज्यादा होगा। वही डिफ्यूजन की पुरानी वाली डेफिनेशन कि जो मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही होगा, वरना मूवमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए जो प्रेशर है उसका वो अंदर कम होगा, ठीक है, और बाहर ज्यादा होगा। बट साइज कहाँ इंक्रीज, जो उसका जो साइज है वो अंदर ज्यादा होगा, थोरिक वॉल्यूम जो है वो अंदर ज्यादा होगा। लंग्स हमारी क्या कर गई, एक्सपैंड कर गई, परमानेंट वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सपैंड कर गया। ये किसकी कहानी सारी है, ये सारी कहानी हमारी इंस्पायरेशन की है, मतलब किसकी, इनहेलेशन कह लो, या इनहेल जब हम करते हैं तब उसकी कहानी है, ठीक है। फिर क्या हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, और इसी तभी हमारा क्या हो जाएगा, एयर जो है हमारी मूव करेगी आउटसाइड से इनटू द लंग्स, ठीक है जी। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ले लो, या कोई भी टाइप का जो प्रेशर है, क्या हो गया ये, वो क्या करेगा बच्चा जी, वो हमारा डिक्रीज करेगा। वन सेकेंड बच्चा, पता नहीं क्या ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। एक सेकेंड, ठीक है। आपको समझ में आया ये वाला पार्ट? यस मैम। क्या चेंजेस हो रही है, और इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा हमारा कहाँ पे, एक्सपायरेशन पे। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रेगम क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, और एक जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ये भी हम बात कर चुके हैं। थोरिक का वॉल्यूम भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जैसा नॉर्मल रहता है वैसे। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट इज क्या है, एयर जो है हमारी वो बाहर मूव कर जाएगी, ठीक है। जब देखो ये हमारा एक्सेल कर रहा है तो आपने देखा ये फिर से हमारा डायफ्रेगम कैसा हो गया, डॉम शेप का, डॉम शेप का, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन यहाँ पे क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स में क्या होता है, इंटरकोस्टल। मैं सोच रही हूँ ये वाला ना बहुत एक इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है, ये तुम लोग को पढ़ा देते हैं तो उधर तुम लोग की छुट्टी में ना ये वाला पार्ट याद कर लोगे, है ना।
मैम सीधा आप 2 तारीख को क्लास होगी ना, 2 हाँ जी, जनवरी अगले क्लास साल होगी। होगी मैम क्लास। हाँ जी, अगले साल होगी न्यू क्लास। मैम जी इतनी छुट्टी क्यों मिल गई हमें? इतनी कहाँ मिली है भाई शिव जी, 2 ही दिन की तो छुट्टी मिली है। तुमको क्या मिली है? वही हमको मिली है, तुम्हारे को तो मैम काम दे सैटरडे के। को नहीं होगी क्या? नहीं बच्चा, सैटरडे को क्लास नहीं होगी, सीधे आप क्लास जो रिज्यूम होंगी वो सेकंड से। इसी चक्कर में पता है क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, कि जो तुम्हारा सिलेबस होगा ना, ये 11B20 वालों का, वो ज्यादा आएगा आगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो अभी क्लास होगी, आज क्लास भी तुम्हारी हुई थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। मतलब फ्राइडे सैटरडे जो नेक्स्ट बैच चल रहा होगा, उनकी दोनों क्लासेस कैंसिल। और फिर मंडे को भी तुम्हारी ही क्लास, क्योंकि मंडे और थर्सडे का टाइम टेबल सेम रहता है। तो फिर तुम लोग एक चैप्टर आगे पहुंच जाओगे उनसे। चलो, अच्छा है। ये वाला एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं ये वाला फटाफट से एक बार करवा दूंगी, सो दैट आपको क्या एक वो मिल जाएगा कि आपको उसमें याद करना है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा टाइम पास वाला है, इसको काम करते छोड़ देते हैं। मैम ठंडी की छुट्टी के नाम पे हमें स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास, क्या कर सकते हैं बच्चा जी, छुट्टी के नाम पे तुम्हारा। यस मैम हमारा भी। कोई बात नहीं अमन जी, कोई बात नहीं। चलो जी, इस वाले पार्ट को हम करते हैं थोड़ा सा बाद में बच्चा। ठीक है, बस इसको देख लेते हैं। स्पाइरोमेट्री क्या है? एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्पाइरोमीटर की हेल्प से क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। आपको ये पता होगा कि अभी जब हमारे वो कोरोना चला था, तो सबके घर में वो ऑक्सीमीटर करके प्रेजेंट था, कि कितना आप ऑक्सीजन एक्सेल इनहेल कर रहे हो। ठीक है, तो वो एसेस करने में हमको हेल्प करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ हमने एयर इनहेल किया है, कितना एक्सेल किया है। तो स्पाइरोमीटर क्या है? एक डिवाइस है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इट्स द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट, which helps in clinical assessment of pulmonary functions. तुम्हारे साथ तो बुरा नहीं हुआ फिलहाल, तुम लोग के मैम साथ तो अच्छा हुआ। हाँ जी, मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि हेल्दी पर्सन ह्यूमन जो होते हैं मैम, 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर सकते हैं? 1 मिनट में कितने बार ब्रीथ कर सकते हैं, ये चीज तो मैंने भी इतनी ध्यान नहीं दी। कितना ब्रीथ कर सकते हैं वो मुझे पता है, बट कितने हाँ बार मैम। ब्रीथ कर सकते हैं वो मैंने कभी नोटिस नहीं किया यार। क्या जी बच्चा जी? 72 में भी मैम। वो तो हार्ट मैम बीट वो होती है तो ना वो है बच्चा। 1 मिनट में। हाँ जी, वो तो हार्ट बीट हुई। कोई नहीं, इसको भी हम गूगल करके देखेंगे। ठीक है, चलो जी, पहले अभी ना मुझे जो चीज पढ़ानी है आपको, पहले उसको देख लेते हैं। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था ना, इसका आंसर मिले तो प्लीज मुझे ही बताना करके। ठीक है, देखो, पहले ये वाला बस पार्ट पढ़ लो, जितना भी टाइम लेगा, उसके बाद आप लोग क्या करना, आराम से आपकी छुट्टी है। देखो जी, हमने क्या पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक एक ले रही हूँ मैं, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स। क्या है नाम बच्चा जी इसका? रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। राइटिंग लिखी हमारी है इसकी। मैम संडे को टेस्ट होगा नहीं होगा? नहीं बच्चा, इस बार छुट्टी है तुम लोगों की। इस टाइम आप लोग को बैठ के, मैं भी जाने से पहले होमवर्क देके जाऊंगी, सारे के सारे बच्चे बैठ के। एक डोरेमोन जी ही है क्लास की, पता नहीं कहाँ से उन्होंने नोट्स बनाए हुए, बट सारे वो नोट्स वोट्स बना के, और एक लड़की और है, वो पूरी की पूरी नोट्स वोट्स बना के प्रॉपर मुझे भेजते हैं। सोचो, दिन के 20-20, 25-25 पेजेस के जो नोट्स हैं, वो उन्होंने मुझे भेजे हुए हैं ओरिजिनल में। देखो जी, इसको चेक करने का जो वो है मैम जी हम भी भेज डिवाइस देंगे का कल। नाम है स्पाइरोमीटर। बिल्कुल भेजिए जी, मुझे बड़ी खुशी होती है जो भेजते हैं। ठीक है, और स्पाइरोमीट्री जो होता है ना, स्पाइरोमीट्री, स्पाइरोमेट्री, ठीक है, बट आयुष जी इतना होमवर्क देके जाऊंगी ना, सब आपको पता चलेगा। स्पाइरोमेट्री हमारा क्या है, कि वो हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बच्चा जी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कि हमने कितना ऑक्सीजन है इनहेल कर रहे हैं, और कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं। ये अगर आप देखोगे ना, तो कभी कभी आपको ऐसे करके दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, नॉर्मल तो ऐसे चलती है जब, बट जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनकी सांस लेने का जो होता है वो ऐसा बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल हमारा टाइडल वॉल्यूम जो होता है, ये ऐसे रन कर रहा होता है। हमारे मतलब इस तरह नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये ऐसे करके फ्लो करता है नदी की लहरों की तरह। ठीक है जी, 2 पार्ट्स आपको क्लियर हुए इसके। अब आ जाओ जी इसके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, कि यहाँ पे ना हमको तीन, एक सेकेंड जी, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ पे हमको क्या 3 चार्ट्स बनाने हैं। थोड़ा सा छोटा छोटा कोशिश करेंगे हम।
और आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या कहानी चल रही है। पहला जो पार्ट आता है उसका नाम है बच्चा हमारा, सबसे पहला पार्ट हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, रुको इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 1 मिनट में 15 बार लेते। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। 1 मिनट में 15 बार लेते हैं, मैं भी याद रखूंगी ये बात। मैंने एक्चुअली पढ़ी हुई थी बट मैंने ना श्योरिटी जब तक मुझे नहीं होती ना तब तक मैं को आंसर देती नहीं हूँ। देखो सबसे पहला तो है हमारा, यहाँ पे हमारी एक ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये रहा हमारा ग्राफ जो कि हमारा क्या, नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज, जैसे मैं भी तुमको पढ़ाती जा रही हूँ और नॉर्मली बातें करती भी जा रही हूँ, ठीक है, और सांस भी मतलब लेती जा रही हूँ। ये एक जाएगा ऐसे, फिर हमने थोड़ा सा नॉर्मल ले लिया, फिर क्या आप जाके फटाफट से सीढ़ियां चढ़ के आए, बस ये वाला कॉन्सेप्ट ले लेना, उसके बाद आप सारे की छुट्टी है, ठीक है, वैसे भी 3 दिन छुट्टी है, क्या ही करना है, काम का मुझे मैसेज करोगे बाद में जाके। ठीक है, ये है आपका, हम लोग जिस ग्राफ को समझने वाले हैं, ठीक है। देखो जी यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना बच्चा, यहाँ से ये वाला, ये ठीक है, ये जो है हमारा, इसको हमने एक वर्ड दिया है जिसका नाम है टाइडल वॉल्यूम। क्या नाम है बच्चा जी? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है जो नॉर्मल हम एक्सेल और इनहेल करते हैं। साथ में थोड़ा सा लिख लो, नॉर्मल एक्साइरेशन, सॉरी हाँ जी, टीवी इसको शॉर्ट फॉर्म में है, ई, ये आपको वो याद रहेगा ना, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। यस मैम। तो मैं इसको नहीं लिख, इसका शॉर्ट फॉर्म ही लिख दे रहे हैं टीवी, क्योंकि अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है जी। दूसरा आता है हमारा क्या, कि हम लोगों ने क्या किया, ऐसे जो बाबा रामदेव करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कपाल भारती, ठीक है, कि आप कितना सांस अंदर खींच सकते हो मैक्सिमम। अच्छा, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना रहता है, किसी को आइडिया? 500 ml। 500 ml, ठीक है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 ml रहता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ये बात। चलो जी, दूसरा पॉइंट हमारा क्या, इसको अभी हाथ से हटा देते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा क्या, इंस्पिरेटरी या इंस्पायरेटरी। रिजर्व वॉल्यूम। कौन बोला भाई ये? रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म हमारा IRV, ठीक है। कितना हो सकता है मैक्सिमम? हमने क्या, ये यहाँ तक ही आप कि आपने कैसे, मैम वॉइस नहीं आती मेरे पास। ठीक है, इतना ही सांस ले सकते हो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मनीषा जी थोड़ा सा रिफ्रेश करो एक बार, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सांस जो हम ले सकते हैं या इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर इनहेल कर सकते हैं, वो हमारा घूम रहा होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IRV। और इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा मैक्सिमम हो सकता है 2500 से कितना, 3000 ml, 2500 3000 ml, ठीक है। अब आ जाइए जी दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा वाला पार्ट है हमारा क्या, कि हम कितनी जो है क्या बोलते हैं, जैसे ये हमारा क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दूसरा हमारा क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी। फोर्सफुली हम कितना एक्सेल कर सकते हैं, कितना रिलीज करेंगे, ठीक है, कितना आप जो वॉल्यूम है आप उसमें क्या बोलते हैं, उसको रिलीज कर सकते हो। इसको कैसे लिखते हैं, ERV। और ये कितना होता है मैक्सिमम, 1000 to 11। हाँ जी, ये हमारा 1000 से 1100 ml ही होता है। सोचो, इनहेल हम कितना कर सकते हैं, 2500 से 3000, और एक्सहेल सिर्फ हम इतना कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे लंग्स ने क्या किया हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ जो हमारा एयर है वो हमेशा हमारे लंग्स में क्या रहती है, स्टोर रहती है, जिसको हम जैसे गाड़ी में नहीं कहते हैं कि हमारी गाड़ी रिजर्व पे आ गई है, तो हमको पता रहता है कि गाड़ी रिजर्व में चल रही है भाई, तो हम जाके क्या कर ले, पेट्रोल भरवा ले, वरना ये भी उड़ जाएगा। तो उस वाले पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं बच्चा जी, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। और कितना होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम का कंटेंट, वो अमाउंट 1100 ml से लेके 1200 ml। बिल्कुल सही जी, ये हमारा होता है 1100 से लेके 1200 ml के बीच में, ठीक है। ये वाला पार्ट कितनों को याद हो गया? यस मैम। बहुत ही सिंपल था ये वाला चार्ट अभी तक तो, है ना, बहुत ही इजी चल रहा था।
अब आ जाओ जी मेन इसकी कहानियों पे। मेन कहानी इसकी सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले आती है कि हम टोटल कितना जो है ये जो हमारे है ये हमारा लंग्स का वॉल्यूम है। ठीक है, ये क्या है बच्चा जी? इसको आप यहाँ पे लिखते भी जाएंगे साथ में कि ये हमारा लंग्स का मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम है मैम। ठीक है, और ये हमारा क्या है? स्पाइरोग्राम का रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम स्पाइरोग्राम कहते हैं, ग्राफ। ठीक है, स्पाइरोग्राम। और ये हमारा क्या है? ये क्या बोलते हैं? लंग्स की कैपेसिटी। अब हम सीखेंगे लंग्स की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये वाला अगर आपको पार्ट समझ में आ गया है बिल्कुल और रटा पड़ा है तो लंग कैपेसिटी निकालना तो जिसे कहते हैं ना एक बच्चों वाला खेल है हमारे लिए। क्यों जी? देखो जी, लंग कैपेसिटी कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप जैसे आपने इंस्पायरेटरी IRV पढ़ा ना, तो उसी तरीके से आपको याद रख लो कि आपको क्या बताना है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ही कैलकुलेट करनी है। क्या होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? बच्चे बड़े होशियार हैं। टाइडल वॉल्यूम जो हम लोग नॉर्मल रिस्पायर और क्या बोलते हैं इंस्पायर कर रहे हैं, प्लस हमारी क्या IRV, जितना जितना दिया हुआ है उतना उतना शांति से ऐड करते जाओ। 500 ml प्लस हमारा क्या मैक्सिमम वाले को हमेशा लेते हैं 3000 ml। तो ये हमारी जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जा सकती है ना, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारी लंग्स में कैपेसिटी है किसी भी करने की, दैट इज 3500 ml। यस मैम। ठीक है, मैक्सिमम ये वाला समझ में आ गया। तो इसका ही सीधा अपोजिट कौन सा है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसकी जैसा क्या हो जाएगा हमारा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? इसमें भी हमारा हमेशा वॉल्यूम, हाँ जी, प्लस ERV। ये क्या चली जाएगी हमारी? 500 ml प्लस 1100 ml, दैट विल मेक यू 1600 ml। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आप जो है निकाल सकते हो वो हमारी हुई है। ठीक है, अब आता है हमारा क्या, जिसे हम कहते हैं धुरंधर वाला। तो उसको हम लिखेंगे बीच में। उसका नाम क्या है बच्चा जी? एक्सपायरेटरी। FRC। मैम 1100 और 1600 1700 होगा ना? टाइटल 1100 500 बच्चा, 500 500 500, वो 6 नहीं है, तुमको लग रहा है 6, बट वो मेरी भावनाओं को समझ के मैंने 500 बताया। ठीक है, हाँ, वाइटल कैपेसिटी क्या है बच्चा जी? अभी हम पढ़ेंगे बच्चा जी FRC। ERV प्लस TB प्लस IRV। हाँ जी, बिल्कुल सही मैंने कहा। TB प्लस हमारा ERV प्लस हमारा IRV। ठीक है, कितना हो गया टोटल? 500। ये 3500 मान लो और इसका क्या 1100। मैम वैल्यू रख दो, हम बता देंगे कितना। ठीक है, इसको ले लो, 3500 है और ये 1100, कितना हो गया? 4600। मैम 4600। मैम 4600 तो हुआ। यस मैम। यस मैम। और IRV की 3000 और ERV की 1100 कर लो कैलकुलेट। यस हो गया। अब हमारी रह जाती है सिर्फ और सिर्फ इकलौती लास्ट, कौन सी? फंक्शनल। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि वो रेसिड्यूअल के साथ है। हाँ जी, दैट इज योर फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको? FRC। क्या होगा ये? ERV रेसिड्यूअल। ERV प्लस RV। ERV कितना है हमारा? ERV कितना है? 1100। कितना है हमारा? 5800 आ जाएगा मैम। 1200। ये हमारा क्या हो गया? 2300। 5800 आ जाएगा मैम। 5800 कहाँ से आया भाई? 23 था। 23 पे तो आया। यस मैम। अच्छा मैम, चलो जी, कितनों को ये वाला पर समझ में आ गया? यस मैम। आ गया क्लियरली? ठीक है, और यही Yes, ma'am. आपका। मैम ये था क्या? मैम एक और बताया अभी। अब कौन सा रह गया भाई? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल मैम लंग एक मिनट, ये कैपेसिटी। था क्या? कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी? इन सबको ऐड कर देंगे। यस मैम। RV प्लस ERV प्लस IRV। FR टोटल लंग कैपेसिटी।
इसको मेरा गायब कर दोगे तुम लोग, रुको। टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुआ इसका फॉर्मूला? सबको जोड़ देंगे मैम। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, हमारा टोटल क्या बोलते हैं, TLC। ठीक है जी। वाइटल कैपेसिटी कितनी है हमारी? 4600। और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है हमारा? 2300। 1200। बच्चा जी वो फंक्शनल है, यस मैम। कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ये हो जाएगा हमारा 0085 5600 ml। ठीक है जी। अब यही आपका नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको आउट ऑफ द क्लास जाके आज थोड़ा सा ये इसलिए करा दिया क्योंकि 3 दिन की छुट्टी में ना मैं बाकी बच्चों को भी बोल दूंगी कि ये वाली वीडियो देख लेंगे, क्योंकि कल तक इसकी वीडियो भी बन जाएगी फिर। और आप लोग क्या कर लोगे, इसको रट भी लोगे। बहुतों को तो याद है, बट जिनको याद मैम यहाँ नहीं से तो न्यूमेरिकल भी आता है क्या? है, क्या जी बच्चा जी? मैम कोई न्यूमेरिकल भी आएगा कि यहाँ से ऐसे मतलब कुछ दे दिया हो निकालना हो? हाँ कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चा जी। मैम जी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्या? बहुत बार आते हैं, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं। मैं तुम ना लिमिट नहीं है ना, उतने बार आते हैं। ये हम लोग यहीं से लास्ट टाइम अगली बार करेंगे तो हमारा ये चैप्टर 2 क्लासेस अभी और लेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी पढ़ना है ना वो है ये। मैंने तो थोड़ा सा 2-3 साइंटिस्ट के नाम भी अपने, जो मैंने क्या बोलते हैं, मतलब मैंने कभी नीट का प्रिपरेशन नहीं किया, बट हाँ मेरी एक फ्रेंड ने किया था, तो उसने मुझे उस टाइम पे थोड़ी बहुत चीजें साइंटिस्ट के बारे में बताई थी, तो वो वाला भी पार्ट मैं आपको करवाना चाहती हूँ। 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें, वो वाला पार्ट मतलब मैंने अभी इसमें नहीं डाला है। इसमें आई गेस एक भी साइंटिस्ट का नाम आपको नहीं दिखेगा अभी, बट मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ बिकॉज हाँ उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनका है, ठीक है, उसके बाद तो बस ये थोड़ी बहुत डिसीजेज रह जाती है हमारी, खत्म हो जाएगा। बट आई विल गो विद दैट। हाँ 2 क्लासेस में हमारा बहुत आराम से ये हो जाएगा पार्ट पूरा। मैम आज मैं गूगल से वो नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रही थी मैम। उसमें एक क्वेश्चन था बायो का मैम, इतना कंफ्यूज, बट आंसर तो सिंपल था बट उसका कंफ्यूज करने क्वेश्चन दे रखा था मैम। ओके जी, आप क्वेश्चन दे रखा था मैम। क्वेश्चन था कौन सा क्वेश्चन बच्चा जी? मैम, हार्ट अटैक स्ट्रेस से भी आ सकता है। हाँ जी बिल्कुल आ सकता है, ज्यादा जिम करने से भी आता है। देख नहीं रहे हो आजकल कितने टाइम पे आ रहा है लोगों को। ओके मैम, बाय। बाय जी, बाय, बिल्कुल बाय। ओके मैम, बाय मैम, हैप्पी न्यू ईयर मैम। बाय जी, हैप्पी न्यू ईयर जी। हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर। ग्रुप में करेंगे हैप्पी न्यू ईयर आपको। अगले साल मिलेंगे मैम। हाँ जी अगले साल मिलेंगे हम लोग। मैम एक क्वेश्चन था मैम, वो नेल्स में मतलब मैम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है नेल्स में मैम, वो किस वजह से होता है? फंगस मोस्टली नेल्स में जितने भी इन्फेक्शन है, हाँ वो फंगस की वजह से होते हैं। तो मैम वो मतलब डेंजरस होता है?